पोस्ट ऑफिस में जीडीएस पद पर अगर आप हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इतना कि आप इस वीडियो को देखने लग जाओगे, तो लास्ट तक जरूर देखेंगे, मैं वादा करता हूँ। दोस्तों अगर आप पुराने जीडीएस है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप नए जीडीएस है ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट में हो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए और चीज़ें तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या जीडीएस का आज के 2-5 साल पहले भी क्या हालत थी, आज क्या कंडीशन में, पहले क्या नियम थे, अभी क्या नियम चेंज हो गए, ऑफलाइन में क्या सिस्टम था, ऑनलाइन में क्या सिस्टम हो गया, ये जो बेसिक बातें नहीं, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। आज मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। आपको ये चीज़ें अपने माइंड में भी रहनी चाहिए कि आखिर क्या से क्या हुआ था जीडीएस के साथ। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको पास रहेगा तो आपको किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों पहले के जीडीएस में होता था क्या कि पहले मतलब वैकेंसी भी ऑफलाइन होती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। अपने गांव में कोई वैकेंसी भी आती थी ना तो गांव वाले ही उसमें फॉर्म अप्लाई करते थे। जैसे डिवीजन होता ना अपना, तो एक डिवीजन के ही कर्मचारी, इसलिए जितने भी पुराने जीडीएस है ना आपको लोकली मिलेंगे ज़्यादातर। तो जब से ऑनलाइन हुआ ना तब से ही बाहर के स्टूडेंट ने फॉर्म भरना स्टार्ट किया गया। अब देखिए उसमें क्या होता है कि पहले ट्रांसफर के भी रूल अलग थे, प्रमोशन के भी रूल अलग थे, और पहले मतलब सारे सैलरी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और जो पुराने, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5-7 साल पहले में और अभी में जो बीपीएम था ना, वो उनको तो है ना एबीपीएम से भी कम सैलरी मिलती थी। कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, आपको ये पता ही भी नहीं है। पुराने होंगे तो जरूर पता होगा, अगर नहीं हो तो आपको मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपको नहीं मालूम है। तो ये मालूम होना चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट में हो तो आपको, अब इसको पूछते हो उसको पूछते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ों के वीडियो देखे हैं, वहां पर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है। कुछ ही चैनल है जो डिपार्टमेंट के हैं, तो अभी काफ़ी जो पुराने जीडीएस तो वो तो कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है नहीं है, मैंने देखा ये चीज़ को भी। जो नहीं है ना वो कुछ ही लोग बनाते हैं, तो वो आपको जितना बेसिक अभी लेटेस्ट की बता पाएंगे, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं बता पाएगा। तो इस वीडियो में आपको सारा सब कुछ डिटेल वाइज देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों कितना फर्क पड़ा है सैलरी से, छठे वेतन, सातवें वेतन से। तो गैस पुरानी जितने भी जीडीएस थे ना वो ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, और जो भी वैकेंसी आती थी ना उसको बाहर किसी को भी पता नहीं रहता था, सिर्फ अपने डिवीजन में ही सब पता रहता था। जैसे आपका डिवीजन है ना तो वहां तक ही पता रहता। ऑफलाइन में अगर आपका कोई रिलेटिव जीडीएस हो तो वही आपको बताएगा। इससे पहले आज की तरह नहीं था, ठीक है। फिर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाते थे, भरने के बाद वहां पर जो कट ऑफ निकलती थी ना, वो आपको आश्चर्य होगा कि हम जब लगे थे ना 12, 13, 14 की समय की बात है, उस समय हाई कट ऑफ कितनी जाती थी पता आपको? उस समय 40-45% वालों का भी जीडीएस में सिलेक्शन हो जाता था, और लास्ट 70, 72, 80, 85 खींच के 90 प्लस तो बहुत ही कम चांस होता था। और अब जैसे ही भी ऑनलाइन का जमाना है ना, जब से ऑनलाइन वैकेंसी हुई है, तो भाई साहब पता नहीं चलता है कि 90 प्लस ही रहता है, 90 के नीचे चांस ही नहीं रहता है कि इसका जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे रीजन हो गए। बीच में जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना के स्टूडेंट का भी काफ़ी जगह फेक मार्कशीट वाले, जो मार्कशीट है उसके भी अफवाहें उड़ी है, लेकिन बहुत सारा चेंजेस हुआ है। ऑफलाइन में क्या होता था कि ऑफलाइन में तो आपके जो लोकल होते थे ना वही जीडीएस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए परसेंटेज भी कम रहती थी। अब जैसे बाहर के सभी आएंगे तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। वैकेंसी हुई है ना तो क्या भी कहीं बाहर के स्टेट वाले अपने, जैसे मैं राजस्थान की बात कहता हूँ, यूपी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और इस साइड से स्टूडेंट ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जब से ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। उस समय डिपार्टमेंट के लिए एक मुसीबत हो गई कि यहाँ पर जो नए जेडीएस आए ना, वो क्या है कि जैसे मैंने खुद ने रियलिटी सामने से देखा उनको। मेरे जो डिवीजन था वहाँ पर काफ़ी जीडीएस केरला और तमिलनाडु से आए थे, तो उन्हें इंग्लिश ही आती थी, ठीक है, हिंदी भी नहीं आती थी उन्हें। तो वो इधर आगे राजस्थान में जैसे मारवाड़, अब मारवाड़ वहाँ लोकल मारवाड़ी भाषा चलती है, तो भाई वहाँ इंग्लिश, कोई भी अगर बीपीएम होगा तो वो इंग्लिश नहीं चला सकता वहाँ, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी डिपार्टमेंट के लिए। तो तुरंत डिपार्टमेंट ने फिर नियम रूल जारी किया, और रूल के तहत आपको पता है जो अभी एक रूल चलता है ना कि कॉमन लैंग्वेज, ये इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें क्या होगी, आपने जिस लैंग्वेज में स्टडी की है या आपकी जैसे भाषा हिंदी है तो आप हिंदी के राज्य में ही अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ था, और इसका कारण भी यही था कि वहां पर आप जहाँ जाते हो जहाँ आपकी लैंग्वेज आपको समझ भी नहीं सकते, और वहाँ की लैंग्वेज जो आप खुद भी बीपीएम में नहीं समझ सकता, तो फिर आप वहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएम और जीडीएस का काम ज़्यादातर गाँव में होता है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। दूसरे अगर बात की जाए सैलरी की, तो गाइस पहले आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा, आज से 2011-12 में जो भी बीपीएम लगता था ना उसकी काफ़ी कम सैलरी हुआ करती थी। उस समय बीपीएम की जो सैलरी हो ना 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती थी। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज की डेट में ऐसो में जो एबीपीएम होते हैं ना, ठीक है, एबीपीएम, उनके साथ हुआ भी बहुत बुरा है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। जो बीपीएम होते थे ना उनका बेसिक 3600 कुछ बनता था, और उनको 6,000 में मिलती थी। और जो डाक सेवक थे ना इनके सबसे टॉप होता था 4220। यकीनन मानिए ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 तक भी बताता हूँ, 2016 तक की
जो एसओ में या जो डाक सेवक पद होता था ना, ये डाक सेवक सबसे ज्यादा सैलरी इनको मिलती थी उस समय 10,000 रुपये, ठीक है। और बाकी उस समय टोटल 12 पोस्ट हुआ करती थी अलग अलग, पेकर, वेंडर, ऐसे अलग अलग नाम से। वो उनके और भी नीचे का पे ग्रेड बनता था, 250 गए समथिंग, यानी कि उनकी 5,000 रुपये के नीचे ही सैलरी रहती थी। फिर जैसे 7वां वेतन लगा ना, सबसे बड़ा फायदा मिला बीपीएम को। बीपीएम को क्या कि वहां से डायरेक्ट ही 12,000 रुपये बेसिक उनको कर दिया गया, यानी कि सीधी 7,000 से सभी बीपीएम की सैलरी 14-15,000 रुपये हुई थी 2017 के जो 7वां वेतन लगा था ना उसमें। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ था जो एसओ में काम करने वाले डाक सेवक होते हैं ना, जो आप अभी एबीपीएम हो, तो उनको हुआ था, उनको क्या कि उनके वैसे ही 10-11,000 सैलरी बन रही थी और उनको सिर्फ 12,000 ही बेसिक बना, यानी कि उनकी डबल नहीं हुई, सिर्फ बीपीएमओ की डबल हुई थी और बाकी कम पोस्ट वालों की डबल हुई थी। फिर सबसे बड़ा एक धीरे धीरे है ना, नए जीडीएसओ को पता है नहीं, एक सबसे बड़ा बदलाव हो चुका है डिपार्टमेंट में, कि अभी आपको पता है कि जैसे वैकेंसी, ये पे स्केल देख रहे हो ना आप, इस पे स्केल के अंदर सबसे पहले जो आप देख रहे हो कि बीपीएम होते हैं, बीपीएम का 12,000 है, एबीपीएम में 10,000 है, लेकिन डाक सेवक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बीच वाले खाने में, देखिए डाक सेवक भी 12,000 में आते थे। और डाक सेवक कौन है? जो एसओ में काम करते हैं, ठीक है, वो डाक सेवक थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया डिपार्टमेंट ने, इस पोस्ट को विलुप्ति कर दिया। नए जीडीएसओ को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि बीपीएम जो डाक सेवक है वो एबीपीएम को कहा जाता है, और अब जो भी वैकेंसी निकलती है ना, डायरेक्ट एबीपीएम के नाम से लिया जा रहा है। चलो ठीक है, एबीपीएम के नाम से तो लो, एबीपीएम ज्यादातर एसओ बीओ में काम करते थे, लेकिन जो एसओ में काम करने वाले उनको एबीपीएम में लिया जा रहा है और उनको भी 10,000 में ही रखा जा रहा है, जबकि ये लोग 12,000 में आते थे और इनको 12,000 इतना ही इनका वर्क होता है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये तो बात रियलिटी है। और धीरे धीरे क्या है कि इस पद को गायब ही कर दिया गया। दूसरा एक पद और गायब हुआ है। गायब होना मानिए कि बीपीएम लेवल 2 होता है ना, उसमें 14,500 रुपये कुछ समथिंग उनकी बेसिक होती है। ये कौन से बीपीएम है, नियर लोगों को तो पता नहीं होगा ना, तभी तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरह देखना। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक भी करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना आप इस वीडियो में। ये एक बेसिक सी आपको मैं नॉलेज बता रहा हूँ कि ये जो बीपीएम है ना, कौन से बीपीएम थे। पहले होता क्या था कि जो ज्यादातर बीओ होते हैं ना, बड़े बड़े बीओ होते थे जिनमें 3-3 या 4-4 लोग भी काम करते थे, ठीक है। तो वहां के बीओ को क्या एसओ की तरह मानते थे और उसका नाम होता है ईडीएसओ, यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का एसओ। और ईडीएसपीएम बोलते थे वहां के बीपीएम को, और उसका बेसिक सबसे ज्यादा होता था। और ये वही बीपीएम है लेवल 2 वाले, जो कि अब आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, शायद होंगे तो बहुत ही कम होंगे, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। मैं जब सोडा में लगा था वहां पर मेरे सहपाठी थे एक बीपीएम, उनका बेसिक इतना था, क्योंकि जब वो जिस जगह एसओ बना था ना वहाँ वो एडीएसपीएम थे, तो मुझे बेसिक सा पता है कि पहले ये पद, अब ये पद लगभग कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आपको बीपीएम ही मिलेंगे। बीपीएम लेवल 2 बहुत ही कम चांस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गैस देख रहे हो ना अब कितना फर्क हो चुका है, यानी कि काफी जीडीएसओ को तो अभी ये भी पता नहीं कि बीपीएम लेवल 2 क्या होता है, लेकिन बीपीएम लेवल 2 का मतलब ये होता है। और अब क्या है कि जो भी जैसे होता है क्या कि अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ती है बीपीएम लेवल 2 की, क्योंकि जहां का बीओ में अगर अच्छा काम हो तो वहां उसको डायरेक्टली एसओ बना दिया जाता है। यही होता है ना, अभी एसओ बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये पोस्ट धीरे धीरे अब गायब होने लग जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्या नियम होता था गाइस? पहले ट्रांसफर के लिए भी है ना, आपको पूरी साल में 1-2 बार में जब फॉर्म के समय आता था, जुलाई वगैरह के समथिंग। और आपके लिए बता देता हूं कि पहले रूल के अकॉर्डिंग है ना, ऑफलाइन में ट्रांसफर आपको खुद सबमिट करना पड़ता था, ठीक है, ऑनलाइन नहीं पड़ता था। दूसरी चीज, पुरुष के लिए सिर्फ आप पूरी लाइफ जीडीएस में एक ट्रांसफर ले सकते थे पहले, ठीक है, और लेडीज के लिए शायद 2 था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही था ट्रांसफर में, जो पहले ट्रांसफर लेने के लिए जीडीएस को है ना 3 साल की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती थी, यानी 3 साल अगर आप सर्विस करोगे उसके बाद आप ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तब से आप प्रत्येक साल, यानी कि आपके 1 साल की सर्विस हुई, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पहले चलो एक तो देखिए कि 3 साल करना पड़ता था, फिर एक ही जगह ले सकते तो वैसे डिप्रेशन माइंड में। और चलो उसके बाद भी जहां आप ट्रांसफर ले रहे हो तो किसी डिवीजन को चुनना पड़ता था, और वहां पर आप सिर्फ एक बीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। अगर उस बीओ में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जय श्री राम। अब कितना फायदा हो गया ऑनलाइन में कि हाँ, अभी भी डिवीजन आपको एक ही लेना पड़ेगा किसी सर्किल का, लेकिन वहां पर आप 8 या 10 बीओ होते हैं समथिंग, 8-10 बीओ की पे अप्लाई कर सकते हो। और इतने बीओ में से एक में तो आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, और ना भी होएगा तो अगली बार 1 साल के बाद में। अब हर बार ट्रांसफर के तो बहुत सारे 3-4 महीनों में होने लगे, तो इतना आसान नहीं था भाई। पुराने जीडीएसओ की लाइफ बहुत हार्ड थी, लेकिन पहले काम भी कम था, ये भी टॉपिक है। जब से ऑनलाइन हुआ है ना, ऑनलाइन में एक चीज और इंक्लूड होगी, आईपीबी,
कैसा वर्ड है ना, पहले आईपीबी नहीं था, और जब से आईपीबी नहीं था तो मान के पोस्ट ऑफिस सभी ऑफलाइन में चलते थे। अब तो ऑनलाइन हो गए सारे काम, तो अब डिपार्टमेंट का काम भी ऑनलाइन हो गया है। आईपीबी का भी एक अलग मटेरियल है, किसी दिन आईपीबी से रिलेटेड एक वीडियो बताऊंगा आपको कि इसमें जीडीएस की भागीदारी क्या है, क्या घंटे के आधार पर ये काम करते हैं या फिर इंसेंटिव के आधार पर। बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है ये, आईपीबी के रिलेटेड मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो वीडियो आएगा ना, वो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या था, आपके क्वेश्चन थे, उनके मैंने जवाब देने के लिए वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। वो अगला वीडियो आपका आने वाला है। बाकी ये वीडियो भी कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना आप। ओह गाइज, अब मेरे को लगता है ना कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जीडीएस के लिए अगर आप भी कुछ जानने की इच्छुक है ना, तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा, एक वीडियो में ज़्यादा लंबा टॉपिक में नहीं रखूंगा। अगला वीडियो आएगा आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ बदलाव हुई है अभी, बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के बारे में जो मैं आपको बता सकता हूँ। जो नए जीडीएस है उनको पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो भी कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, ये डिपार्टमेंट के पहले ऑफलाइन का और अभी ऑनलाइन का फ़र्क है, ठीक है ना। और अभी टारगेट्स मेन मुद्दा होगा, टारगेट, आईपीबी, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। हाँ, ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा आपके लिए।